मॉर्निंग गाइस। और आज है 19 सितंबर। आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ जो टॉपिक लेके आया हूँ, इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड सेक्शन है, उसके अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। पहला टॉपिक होगा कि आखिर यूएस के अंदर लोग यहाँ पे जो क्रिस्टियनिटी रिलीजन है इसे छोड़ के आप कह सकते हैं कोई भी रिलीजन को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, जिसे ये लोग नन के नाम से जानते हैं। ओके, मतलब कि दोस्तों बता दूं आप लोग को कि लोग यहाँ पे जो एथिस्ट हैं वो बन रहे हैं। ओके, ये सब हमें पढ़ना है। इसके बारे में एक रिपोर्ट आई है पूरी पूरी, जो कि प्यू रिसर्च सेंटर ने अपनी तरफ से रिलीज़ करी है। वो क्या कहती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा दोस्तों हमारा टॉपिक रहने वाला है बेनिफिट्स ऑफ स्टॉक पिकिंग। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं बेसिकली कि ये क्या है, तो आपको मैं छोटी सी बात बताना चाहूँगा इन शॉर्ट अभी ब्रीफली, क्योंकि आगे तो डिस्कस करेंगे। पर यहाँ पे बात आ रही है कि हमारे पास, भारत के पास जो हमारा आप कह सकते हैं रिज़र्व है, बेसिकली आप कह सकते हैं स्टॉक है, इन सभी का, किसका हो गया, आपका खाने पीने की चीज़ों का, इनके बारे में बताया गया है। और किस तरीके से ये बोला गया है कि जो हमारे रिजर्व्स हैं, ओके, फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, उनको लेके कुछ यहाँ पे बातें बताई गई हैं। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड दोस्तों लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कलर रेवोल्यूशन के बारे में। ओके, कि आखिर ये कलर रेवोल्यूशन क्या है और क्या यहाँ पे भी चाइना में हो रहा है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो और काफ़ी इंटरेस्टिंग आप लोग को यहाँ देखने को मिलेगी। काफ़ी कुछ आप लोग को पता लगेगा आफ्टर दिस वीडियो। एंड दोस्तों अगर आपको कोई डाउट होगा तो उसको पूछ लीजिएगा। अगर आपके पास कोई भी सजेशन है हमारे लिए तो उसको बता दीजिएगा, हम लोग डेफिनेटली उस पर काम करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं और इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं उन्हें पढ़ते हैं और मज़ा लेते हैं। लेकिन मैं कुछ भी स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अनअकैडमी की परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन चल रही है। 0% की EMI अवेलेबल है। आपके कोर्सेज पे बेनिफिट्स आपको अपने कोर्सेज में मिलेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी लेवल की हो जाएगी। डाउट दरबार है दोस्तों, डेट्स आप देख सकते हैं और ये रही आपके सब्जेक्ट जो कि आपके स्क्रीन पर हैं। ओके, चलिए अब डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले बात आती है प्रोजेक्शन को लेके, जहाँ पे बताया जा रहा है कि जो क्रिश्चियनिटी है दोस्तों वो आप कह सकते हैं 50% से कम हो गई है, और जो नन वाला रिलीजन है वो बढ़ गया 50% से ज़्यादा। ये बताया गया एक रिपोर्ट के हिसाब से जो बोल रही हैं 2070 तक ये हमें चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलेंगी। अगर करंटली मैं आपसे बात करूं इस टाइम पे, क्या आप कह सकते हैं इस टाइम से अगर मैं बताता हूं आपको, तो जो यहाँ पे प्रोजेक्शन लेके आया है 2020 का वो 30% तक है। ओके, और 2070 तक बताया जा रहा है कि ये प्रोजेक्शन बहुत हाई जा सकता है। अभी क्या है, देखिए 1919 से दोस्तों काफ़ी सारे यहाँ पे जो क्रिश्चियनिटी रिलीजन के लोग हैं अमेरिका में, वो अपनी क्रिश्चियनिटी को छोड़ रहे हैं और वो लोग यहाँ पे अपने आप को एथिस्ट बोलते हैं। ओके, और साथ ही साथ नथिंग इन पर्टिकुलर के नाम से जानते हैं। ये दोस्तों कैसे हो रहा है, देखिए अमेरिका को जो रिलीजियस लैंडस्केप है ये एक नया आप कह सकते हैं शेप ले रहा है। इससे क्या मतलब हो गया कि लोग यहाँ पे अपने रिलीजन को छोड़ रहे हैं एक तरीके से, और कोई भी रिलीजन ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। अगर एक रिपोर्ट के हिसाब से बताऊं जो कि यार ये प्यू रिसर्च सेंटर की तरफ से, वहाँ पर उन्होंने बोला है कि मेजॉरिटी में जो नॉन पार्टीसन है, ओके, उन्होंने ये कहा है आप कह सकते हैं कि 2020 के अंदर लगभग 64% जो अमेरिकन थे, जिसके अंदर बच्चे वगैरह इन सबको मिला के ये सब क्रिश्चियन थे। और मैं बताऊं आपको कि उसके बाद उन्होंने ये भी बोला है कि जो लोग रिलीजियस अनएफिलेटेड थे उन्हें यहाँ पे आप कह सकते हैं नन के नाम से बताया गया है, जो कि यूएस पॉपुलेशन के 30% तक अकाउंट करते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो बच गया हिसाब किताब वो यहाँ पे रहा आपका ज्यूस, मुस्लिम्स, हिंदूज़ का, बुद्धिस्ट का, जो कि लगभग 6% तक हैं। कहाँ पे, यूएस के अंदर। देखिए दोस्तों अगर मैं आपको छोटा सा और ब्रीफ बताता हूँ और इसके बारे में डिस्कस करता हूँ, तो ये आता है कि जिस तरीके से रिलीजियस स्विचिंग हमें देखने को मिलती है इसी रेट से अगर चलती हैं, तो दोस्तों यहाँ पे प्रोजेक्शन हमें देखने को मिलेगा क्रिश्चियनिटी में हर एक एजेस में। ओके, और 64% दोस्तों ये बहुत कम हो जाएगा, लगभग 54% जाएगा। और आपको एक और बात बताना चाहूँगा मैं कि 2070 तक दोस्तों ये 35% तक जा सकता है। और इस रिपोर्ट के हिसाब से आप कह सकते हैं, इस रिपोर्ट का जो नाम है वो भी मैं बताऊँ आपको, तो उन्होंने बोला है कि जो नई रिपोर्ट है वो रहेगी मॉडलिंग द फ्यूचर ऑफ रिलीजन इन अमेरिका। एक नई तरीके से ये बात हमें देखने को मिलती है। और जिस तरीके से वहाँ पे 2070 तक 35% अगर क्रिश्चियनिटी हो जाती है, लोगों का क्रिश्चियन जो रिलीजन है वो हो जाता है, तो वहीं जो नन रिलीजन है दोस्तों उसी टाइम पीरियड के अंदर अभी तो 30% पे है ये, लेकिन उस टाइम तक पहुँचते पहुँचते 34 से लेकर 52% तक पहुँच जाएगा। ये काफ़ी बड़ी बात है। अब उन्होंने यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये जो चीज़ें चलती आ रही हैं इससे वो लोग काफ़ी कुछ प्रोडिक्शन तो नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन ये देखने वाली बात रहेगी कि आगे क्या होता है। क्योंकि ये आप कह सकते हैं अगर ऐसा होता है तो अमेरिका के अंदर जो रिलीजियस लैंडस्केप है ये एक बहुत अलग तरीके से हमें आने वाले टाइम में मिलेगा देखने को, जहाँ से लोग अपने आप को रीजन से स्विच कर रहे होंगे, कुछ लोग वहीं रह रहे होंगे, कुछ लोगों ने आप कह सकते हैं स्टे करना चुना होगा। तो ये काफ़ी एक नया हमें चीज़ है वो देखने को मिलेगी, कहाँ पे, अमेरिका के अंदर। ओके, तो आई होप कि अब आपको पता लगा होगा बेसिकली कि आखिर क्या चल रहा है अमेरिका में और क्या बातें हैं जो कि हमें पता है।
अब देखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट आपको टॉपिक देखने को मिलता है, जो कि आपका द बेनिफिट्स ऑफ स्टॉक पिलिंग करके। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक तरीके से प्रोस्पेक्टिव नहीं बताया गया है, पर स्टॉक पिलिंग की बात दो तरीके से करी गई है। पहली बात करी गई है भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है उससे रिलेटेड, और दूसरी बात यहाँ पे करी गई है जो भारत के पास फूड रिजर्व है उससे रिलेटेड, मतलब कि जो एफसीआई फूड अपना आप कह सकते हैं रखती है, उससे रिलेटेड यहाँ पे बताई गई है। एफसीआई क्या है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि भारत के अंदर आप कह सकते हैं जो गोडाउंस वगैरह होते हैं उनकी देखभाल करती है, और आप कह सकते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको करती है। ओके, तो ये बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, आपको मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले कि 2013 के अंदर मई 1 से लेके अगस्त 28 तक जो रुपये है दोस्तों, इसका यहाँ पर कह सकते हैं डेप्रिशिएशन हुआ था, जो कि लगभग 22% का डेप्रिशिएशन हमें देखने को मिला था मात्र 4 महीने के अंदर। और इस पीरियड के अंदर दोस्तों जो हमारा रिजर्व है ये भी काफ़ी हद तक जो है वो फॉल होता है। लेकिन दोस्तों मैं बताता हूँ आपको कि उसी टाइम पे जब ये हुआ था, तब जो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थी आरबीआई ने, तब अपना जो आप कह सकते हैं बेंचमार्क लीडिंग रेट है उसे भी 300 बेसिस तक बढ़ा दिया था। ओके, और 7.25 से वो ले गए थे उसको 10.25 तक। अब ये तो बात आती है कहाँ की? 2013 की। 2013 को मैं बताना चाहूँगा कि 2013 इस मामले में काफ़ी ख़राब साल बताया जाता था, और उससे बेकार जो साल है वो अब तक हमने नहीं देखा। लेकिन इस बार आप कह सकते हैं पिछले एक साल से अक्टूबर 2021 तक अगर मैं बताऊं आपको, तो रुपये का जो डेप्रिसिएशन है वो मात्र 6% तक हुआ है। कम हुआ है हमारा, लेकिन 6% हुआ है। पिछली बार बहुत ज़्यादा हुआ था, मतलब 22% तक हुआ था 2013 के अंदर। ओके, अगर मैं आपको यहाँ पे एक आप कह सकते हैं कंपैरिजन दूं तो शायद आपको अच्छे समझ में आएगा। 2013 की बात यहाँ लिख देता हूँ मैं, और इस बार की मतलब 2021 की या 22 आप मान लीजिएगा, जो भी आपका हिसाब किताब है वो। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ 2013 में, तो डेप्रिसिएशन कितना आया था? 22% का डेप्रिसिएशन हमें यहाँ देखने को मिला था। 2021 वाले में कहाँ तक हमें डेप्रिसिएशन मिला? 6% का डेप्रिसिएशन हमें देखने को मिला। लेकिन उसके बावजूद बताया जा रहा है कि जो 2021 वाला है ज़्यादा खतरनाक है, और इससे हमें खतरा ज़्यादा है। अब उस टाइम पे दोस्तों मैं बताऊँ आपको, तो इस टाइम पे अभी का उस टाइम तो जैसे कि उन्होंने 300 बेसिस तक जो अपना बेंचमार्क लीडिंग रेट है वो बढ़ा दिया था। ओके, अब इस बार क्या हुआ? 140 है मात्र, तो कोई चेंज ज़्यादा नहीं करा गया। ओके, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब तक के अगर मैं डिटेल दूँ आपको सितंबर 9 तक की, तो हमारे पास हमारा एक लार्ज फॉरेक्स जो डिप्लेशन है वो हमें देखने को मिला है। पीक की बात करें तो वो है $642.02 बिलियन का। ओके, और अगर मैं बात करूँ आपसे, सब वो कम हो गया कहाँ तक? $550.87 बिलियन तक। अब ऐसा क्यों हुआ है, या फिर इसके आगे क्या कहना है हमारा? ओके, अब देखिए दोस्तों, मैं कुछ स्टार्ट करूँ से पहले यहाँ पे जो चीज़ें हैं उन्हें थोड़ा सा मिटा देता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आएगा। अब देखें, 2013 के अंदर जो क्राइसिस ईयर बताया जाता है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं दिक्कत हुई, डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा हुआ था, और उस टाइम पे तो परेशानी बहुत ज़्यादा हो ही रही थी। उसमें उन्होंने बताया है कि इस बार का जो हमारा करंट ईयर है वो पिछले 9 साल से भी ज़्यादा हमें यहाँ पे बेकार या फिर वर्स्ट देखने को मिल रहा है। 2013 के अंदर दोस्तों जो यूएन फेडरल रिजर्व है उसने अपने फंड को भी अनचेंज रखा था। उन्होंने कोई भी चेंज अपने फंड्स में नहीं करा। जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है उसने भी अपना जो यहाँ पे रीफाइनेंसिंग रेट है उसमें भी ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं लेके आए थे। ओके, लेकिन दोस्तों मैं बताऊं आपको, उस टाइम पे जब इन्फ्लेशन आया था, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन आया था 2013 के अंदर, तब वो एवरेज बताया जाता है यूएस के अंदर 1.47 आया था। ओके, ये यूएस का डेटा है। 1.47% कहाँ पे आया था? यूएस के अंदर आया था। और अगर वहीं बात करूँ मैं यूरोप के बारे में, तो यूरोप में 1.35% हमें ध्यान देखने को मिला था। कहाँ पे? यूरोप के अंदर। ओके, 2013 दोस्तों आप कह सकते हैं जो क्राइसिस हुआ था वो लार्जली ट्रिगर्ड हुआ था क्योंकि यूएस ने, जो यूएस फेडरल है उसने प्रपोज करा था फेज रिडक्शन, जो कि आप कह सकते हैं टैपर के नाम से जानते हैं, जो अपने जो बॉन्ड्स की परचेजिंग वगैरह है उससे रिलेटेड। और उन्होंने इसका अमाउंट बताया था एक मंथ के अंदर $85 बिलियन तक का। लेकिन वहीं अगर बात करें हम लोग, जो प्लान है इनका, ये रिवील होता है बाय फेड चेयरमैन बेन के द्वारा मई 2022-2013 के अंदर, जब एक्चुअल जो टेम्परिंग था वो भी स्टार्ट नहीं हुई थी। ओके, देखिए अनाउंसमेंट तो आगे थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने मात्र यहाँ पे ग्रेजुअली अनवाइंडिंग करा था अपने मॉनेटरी स्टिमुलेशन को। ओके, मतलब कि जो प्रिंटिंग वगैरह होती है उसको यहाँ पे आप कह सकते हैं उन्होंने अनवाइंडिंग करा था। ओके, इससे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा इंडिया पर, दुनिया भर पे पड़ा था। और इसी वजह से जो आप कह सकते हैं हमारा जो CAD है, बेसिकली करंट अकाउंट डेफिसिट, ओके, वो यहाँ पे आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा दिक्कत में आया। और जो हमारा एक्सटर्नल बैलेंस है पेमेंट का, उसमें भी हमें दिक्कत देखने को मिली थी। जो रिकॉर्ड है दोस्तों उस टाइम का बताऊँ मैं आपको, तो 2012-13 के अंदर $88.16 बिलियन तक हो गया था। और जो टेंटरम है दोस्तों, इसकी वजह से जो कैपिटल फ्लो है वो भी ख़त्म होता हुआ जा रहा था। ओके, लेकिन वहीं अगर बात करें हम लोग, इससे क्या आया, मतलब कि अगर ये सब तो दिक्कतें उस टाइम पे आ ही रही थी, लेकिन जो रुपये है दोस्तों इसमें भी
डायरेक्टली असर पड़ा था और इसी वजह से जो आरबीआई है ये फोर्स में आ गई कि ये डिफेंड करे अपने करेंसी को अगेंस्ट जो यहाँ पे अटैक्स आ रहे हैं, मतलब कि जो डॉलर है उसके अगेंस्ट में हमें काम करना पड़े, और इसकी वजह से ही हमें अपना जो इंटरेस्ट रेट है इसे बढ़ाना पड़ा था। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, ये तो बात होगी पिछली बार की 2013 के अंदर क्या हुआ था, क्या परेशानी 2013 के अंदर आई थी। पर इस बार क्या है, तो 2013 में बताया जाता है कि जो सेंट्रल बैंक्स थे वो मात्र फेज आउट कर रहे थे अपने मॉनेटरी स्टिमुलेशन को, जिसकी वजह से स्लो डाउन हो गया था उसमें, उनकी लिक्विडिटी में और इकोनॉमीज में स्लो डाउन आया था। इस वर्ड को मार्क कीजिएगा, ओके। लेकिन मिड मार्च से मैं बताऊँ आपको कि जो यूएस फेडरल है उसने इंक्रीज़ कर दिए थे अपने फंड्स को, ओके। इस बार की बात है जहाँ पे उन्होंने आप कह सकते हैं बढ़ा दी 2.25 तक, ओके। और एक्सपेक्टेड है कि ये उसे 3 से 3.5 तक लेके जाएंगे सितंबर 2020-21 के अंदर। वहीं अगर बात करूँ मैं आपको, ईसीबी जो है उसने भी अपने जो कि उनके रीफाइनेंसिंग है इनका रेट बढ़ा दिया, ओके। और उन्होंने बोला कि जो एक सिंपल रीज़न उन्होंने दिया है कि जो एनुअल यहाँ पे रिटेल इन्फ्लेशन आया है वो यहाँ पे रहेगा 8.3% तक यूएस और आप कह सकते हैं उसके अंदर, और 10.1% तक रहेगा यूरोपियन यूनियन में। और इसी वजह से उन्हें दिक्कत देखने को मिली है। एक यहाँ पे ऑब्वियस इंप्लीमेंटेशन देखने को मिला है हमें कैपिटल इन्फ्लोज में भारत की तरफ से, क्योंकि डायरेक्ट फ़र्क पड़ता है दोस्तों, अगर भारत कुछ और कहीं चल रहा है तो डायरेक्ट यहाँ पे असर पड़ रहा होता है। और उन्होंने ये बोला है बेसिकली, मैं बताऊँ आपको, कि जो राइजिंग इंटरेस्ट रेट है यूएस और यूरोप में अगर कुछ ऐसा होता है तो जो आप कह सकते हैं कैपिटल रिफॉर्म इमर्जिंग मार्केट, उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी और उन्हें पैसा वहीं से निकालना पड़ेगा। तो ये दोस्तों कहीं भी आप कह सकते हैं हेल्प नहीं कर रहा होगा इंडिया के सीएडीए के अंदर, जो कि प्रोजेक्ट हो जाएगा $120 बिलियन तक 2022-23 में, और सरपास करेगा 2012 और 13 दोनों के ही लेवल्स को, मतलब कि उनसे भी ख़राब जो कंडीशन है वो हमें देखने को मिलेगी। देखिए जहाँ तक अगर मैं कंपैरिजन आपको बता रहा था तो 2013 में जब इतना हुआ तो इस बार यहाँ पे ये उन्होंने 2.25% तक कर दिया है, ओके। और ये आगे भी जाएगा, ये बात मैं बताऊँ आपको। और इन्होंने कितना कर दिया दोस्तों, अगर मैं यूरोप की बात करूँ तो यूरोप ने अपना यहाँ पे जो ये बढ़ाया है वो बढ़ा दिया है 1.25 तक। तो आप कह सकते हैं कि डायरेक्टली जो असर है वो पड़ा है इन पे, पहले जीरो था वहाँ से वो लोग ले गए, तो इसलिए ये ज़्यादा दिख रहा है आपको, और ये आपको जीरो पे नहीं था उस टाइम पे, 0.25 पे था, वहाँ से इतना आया है। तो आप लोग मान सकते हैं कि इस बार ज़्यादा खतरनाक कंडीशन क्यों है, ओके। अब इंडिया के लिए क्यों इतना खतरा आ रहा है भाई, बाकी देश भी हैं, बाकी देशों पे भी दिक्कत आनी चाहिए, भारत के पास ऐसा क्यों है, या फिर भारत इतना प्रिय क्यों आ रहा है, भारत पे क्यों खतरा आ रहा है। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको, जो राइज हुआ है रेट्स वगैरह में वो यहाँ पे कंट्रोल करेगा इन्फ्लेशन पे। और डेप्रिसिएशन की बात करूँ मैं आपको, मतलब कि अगर हम बात करें ये जो काम कर रहे हैं इसकी वजह से नहीं ऐसा होगा कि डेप्रिसिएशन में कंट्रोल होगा, पर जो इन्फ्लेशन है उसको बचा सकते हैं हम लोग। अब हमारा ये कहना है कि हम लोग इंटरनली बचा पाएंगे, एक्सटर्नली नहीं बचा पा रहे हैं। इंटरनली क्या मतलब हो गया कि भारत में हम लोग कुछ ना कुछ करके जो पैसा है उसे बचा रहे होंगे, ना कि दूसरे देशों पर ध्यान देंगे कि वो लोग बचाएं। इंडिया जो है दोस्तों वो क्राइसिस में आ सकता है, जो कि बहुत बड़ा रहेगा, 2013 वाले से ही बड़ा रहेगा। अभी इस टाइम पे जो फॉरेक्स रिजर्व है वो रहेगा दोस्तों आपका 642.02 बिलियन का, अक्टूबर 29 में लास्ट ईयर था, जो कि सफिशिएंट एम्यूनेशन के लिए हमारे लिए है। और मैं बताऊं आपको कि अगर हम लोग यहाँ पे सेल करते हैं अपने एक्सपेक्टेड को तो फॉल हमें देखने को मिलेगा अलग करेंसी जो है उस पर, और जो बुकिंग प्रॉफिट है वो भी हमें रीपरचेज करना पड़ेगा एक लोअर एक्सचेंज रेट पे, जिसके अंदर नॉन डिलीवरेबल जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो हमें करने पड़ेंगे मार्केट से बाहर, जैसे कि सिंगापुर या फिर हांगकॉन्ग से। अगर फॉरेक्स स्टॉक पाइल्स के बारे में बताऊँ आपको, जो कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी होती है जहाँ पे काफ़ी सारी कंट्रीज जो क्या करती हैं, स्पेशली अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है, जब 1992 में आप कह सकते हैं शॉर्टिंग हुआ था उस टाइम पे सबने सीखा, और उस टाइम पे उन्होंने यहाँ पे बोला कि इंडिया जो है वो अपनी फॉरेक्स रिजर्व को आप कह सकते हैं ड्रॉ डाउन करेगी ओवर $91 बिलियन तक, जो कि पीक पे रहा था, ओके, उससे भी कम करने वाली है। और एक मैं बताऊं आपको कि ये लोग रिजर्व में अपने जो चीज़ें हैं उनको यूज़ करेंगे क्राइसिस के दौरान, ओके। अगर कोई दिक्कत आती है उस टाइम पे ये लोग यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आइडियली कब यूज़ किया जाता है, जब वॉर हो गई, जब कोई दिक्कत होगी, एमुनेशन की कमी होगी, डिफेंस में यहाँ दिक्कत आ रही है, तब हम ऐसी चीज़ों को करते हैं। लेकिन अगर कंडीशन ख़राब होती है दोस्तों तो हमें उन चीज़ों को अभी ही यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे फूड से रिलेटेड एक बात बताई गई है, जहाँ पे आप कह सकते हैं बोला गया है कि एक फूड जो है वो भी कुछ इसी कॉन्सेप्ट पे चल रहा है। जो स्टॉक्स हैं राइस के, जो वीट के हैं गवर्नमेंट के गोडाउंस में, ये दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जुलाई 1 2021 की बात मैं बता रहा हूँ आपको, ओके। अब मैं बताता हूँ आपको जो हमारी FCI है, ओके, जो कि आप कह सकते हैं इन सब काम को संभाल रही है, उन्होंने बोला है कि जो क्राइसिस है उस दौरान इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है PDS जो है वो ना ही केवल डिलीवर करता है, पर साथ ही दोस्तों वो इफेक्टिव सोशल सेफ्टी को भी ध्यान देता है। जैसे कि कोविड-19 हुआ था उस टाइम पे हमें चीज़ें पता लगी, तो उसमें भी आप कह सकते हैं इनका बहुत ज़्यादा हाथ रहता है, और वहाँ से हमें काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। जब स्टॉक्स दोस्तों मैं बताऊँ आपको कि ये कंफर्टेबल लेवल पे आते हैं, वन मोर यहाँ पे अगर ये ऐसा चलता रहता है तो हमें यहाँ पे बैड हार्वेस्ट देखने को मिलता है, मतलब कि अगर कोई दिक्कत आती है उस टाइम पे भी हम लोग जो हमारे दाल चावल पानी का हिसाब किताब है इसे बढ़िया कर सकते हैं, ओके।
जो फूड है दोस्तों ये एसेंशियल है, ओके, और जो कॉस्ट इसकी होल्डिंग और मेंटेनिंग स्टॉक से दोस्तों वो ऑपरेशन रिक्वायरमेंट से ज़्यादा जा सकती है पीडीएस के अंदर। अब इस टाइम पे हम लोग बफर रखते हैं अपने पास, जो कि आप कह सकते हैं अब तक का एस्टिमेट बताया जा रहा है ₹5.6 पर केजी फॉर 2021-2022 के अंदर। और एफसीआई दोस्तों यहाँ पे एवरेज स्टॉक को लेके आती है, आप कह सकते हैं लगभग 60 मिलियन टन तक, जो कि नेसेसरी कंडीशन पे है, ओके, और ट्रांसलेट करती है इनटू रफली 33,600 करोड़ को। अब ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है अगर इसी चीज़ को हम लोग कंपेयर करते हैं फॉरेक्स रिजर्व से। आरबीआई परचेज करती है एक्सिस डॉलर्स को करस्पॉन्ड अपने जो भी उनके यहाँ पे इंश्योरेंस हैं डोमेस्टिक करेंसी पे उस पर, और साथ ही दोस्तों इनको यहाँ पे मूव अप मतलब कि आप कह सकते हैं लिक्विडिटी है जो रुपये की, उसके कंपेरिजन में इन चीज़ों को खरीदना पड़ता है। और अगर कोई दिक्कत आती है तो जो गवर्नमेंट है वह अपने बॉन्ड्स को बेच देती है बेसिकली, और जो इंटरेस्ट यहाँ पे मिलता है अपने एक्सीड पे, मतलब आरबीआई जो अर्न करती है बेसिकली इनको बेचने के बाद, तो फॉरेक्स एसेट में उन्हें ओवरसीज सिक्योरिटीज या फिर बैंक्स में उनकी फिजिकल कॉस्ट पे बिल्डअप किया जाता है बेसिकली, ओके, और उसके बाद जो पैसा हम पे आता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं। सेम यहाँ काम होता है जैसा कि फूड में होता है, उसी तरीके से हम लोग रखते हैं। अब यहाँ पे अनरिजॉल्व्ड एफ रहता है फ्यूल का, ओके। अगर मैं आपको चीज़ बताता हूँ, जो इंडिया की इकनॉमी है दोस्तों वो ट्रेडिशनली 3 एफ पे काम करती है, फॉरेक्स, फूड और फ्यूल पे। जो पहले 2 हैं दोस्तों ये बगबियर रहे अपने 1960 के अंदर, थर्ड वाला रहा दोस्तों 1970 में, पर जो पहला और थर्ड है दोस्तों मतलब कि जो फॉरेक्स है और जो फ्यूल है ये हमें आप कह सकते हैं 1991 के अंदर जो पेमेंट क्राइसिस हुआ था उस टाइम पे बहुत मदद दिया था। स्टॉक पिलिंग जो है दोस्तों ये हेल्प करेगी कि हम लोग को अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है फूड फॉरेक्स या फिर फूड के अंदर, तब यहाँ पे हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं रहेगा, और हम लोग यहाँ पे आप कह सकते हैं जो वल्नरेबिलिटीज़ है हमारी ऑयल, गैस, कोल ये सब कहीं काम आने वाली नहीं है, ओके। लेकिन अगर ऐसा होता है फूड या फिर फॉरेक्स में कुछ बचा रहता है तो हम लोग इन्हें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर फॉरेक्स और फूड में जैसे कि अभी दिक्कत आ रही है, अगर ऐसा होता है तो फ्यूल कहीं काम नहीं आता है। ये सारी बातें जो हैं वो हमें इस पूरे टॉपिक से समझ में आती हैं, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा समझाने की अच्छे से कोशिश करिए, अगर कोई दिक्कत आपको महसूस हुई तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, हम लोग और अच्छे से क्लियर कर देंगे। एंड दोस्तों लास्ट टॉपिक आता है हमारा कलर रेवोल्यूशन से रिलेटेड, और क्या यहाँ पे चाइना को दिक्कत नहीं लेनी चाहिए इसके बारे में। देखिए दोस्तों मैं बताता हूँ, अभी फ्राइडे में जब शी जिनपिंग जी ने यहाँ पे कह सकते हैं रसिया और इंडिया और काफ़ी सारे जो भी यहाँ पे एससीओ के जो मेंबर्स थे उनसे अपील करा था, उन्होंने बोला था कि सब यहाँ पे कॉपरेट करें, मिल के आएँ सामने, और जो यहाँ पे प्रिवेंट करें फॉरेन पावर्स को कि वो डीस्टेबलाइज कर सकें उनकी कंट्री के अंदर कलर रेवोल्यूशंस को। देखिए दोस्तों एक काफ़ी मास हमें प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। कलर रेवोल्यूशन को रिफर किया जाता है अ सीरीज़ ऑफ अपराइजिंग, जो कि सबसे पहले चालू हुई थी फॉर्मर कम्युनिस्ट नेशन के अंदर ईस्टर्न यूरोप में 2000 के अंदर। अब दोस्तों इन्हें यहाँ पे आप कह सकते हैं यूज़ किया जाता है इन रेफरेंस टू पॉपुलर जो मूवमेंट्स हुए थे मिडिल ईस्ट और एशिया में उनके लिए। देखिए दोस्तों इस टाइम पे जो यहाँ पे आप कह सकते हैं प्रोटेस्ट हो रहा है, वो प्रोटेस्ट इस बात से हो रहा है कि यहाँ पे डिमांड करी गई है फ्री इलेक्ट्रिसिटी और यहाँ पे जो रिजीम चेंज है उनके लिए, और साथ ही कॉल यहाँ पे बोला गया है जो ऑथोरिटेरियन लीडर्स हैं, जो अथॉरिटी पे उस टाइम पे लीडर है उसके रिमूवल की बात करी गई है। प्रोटेस्टर यहाँ पे आप कह सकते हैं स्पेसिफिक कलर वियर करते हैं, जैसे कि यूक्रेन ऑरेंज रेवोल्यूशन के अंदर, ओके। लेकिन दोस्तों मैं बताऊँ आपको कि ये लोग आप कह सकते हैं अपना जो आप कह सकते हैं रेवोल्यूशन का नाम है इसको डिस्क्राइब करते हैं एज अ फ्लावर, ओके। जैसे कि जैस्मिन रेवोल्यूशन हुआ था टूनिशिया के अंदर, उसके दौरान जो कि आप कह सकते हैं यूक्रेन का ऑरेंज रेवोल्यूशन है उसको। 2019 में दोस्तों बीजिंग ने यहाँ पे प्रोटेस्ट देखा हांगकांग के अंदर, जिसको भी यहाँ पे आप कह सकते हैं लगाया गया था, मतलब बताया जा रहा है कलर रेवोल्यूशन की कैटेगरिस्टिक में रखा गया। और मॉस्को और बीजिंग ने दोस्तों क्रिटिसाइज़ करा था कलर रेवोल्यूशन को कि लोग यहाँ पे डिस्टेबलाइज कर सकते हैं इन्फ्लुएंसेस बाय द यूएस या फिर उनके एलाइज से। अब कलर रेवोल्यूशंस या फिर कलर जो फ्लावर्स हैं उनका क्या मतलब है, एक एक करके सभी के बारे में डिस्कस करते हैं, ऑरेंज, ट्यूपल, जैस्मिन, लोटस, इनके बारे में। देखिए ऑरेंज रेवोल्यूशन जो है दोस्तों इसे रिवर्स आप कह सकते हैं रिफर करा जाता है प्रोटेस्ट जो कि यूक्रेन में हुआ था बिटवीन नवंबर 2004 और जनवरी 2005 के दौरान। और जो आप कह सकते हैं ये मूवमेंट है दोस्तों, ये रिस्पॉन्स था टू रिपोर्ट फ्रॉम इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ऑब्जर्वर, जो कि क्लेम कर रहे थे कि कंट्री का जो 2004 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था दोस्तों, वो यहाँ पे रन ऑफ हुआ था बिटवीन विक्टोर और उनके एलाई के साथ, और साथ ही साथ जो उनके यहाँ पे इनक्यूबेंट प्रेसिडेंट थे, ओके, उन्होंने यहाँ पे कह सकते हैं बैक्ड करवाया था खुद को मॉस्को के द्वारा। जो इलेक्शन कमीशन दोस्तों उन्होंने डिक्लेयर कर दिया उन्हें आप कह सकते हैं विनर ऑफ द इलेक्शन, लेकिन इसका क्रिटिसिज्म जो है वो यूएस और यूरोप बहुत ज़्यादा कर रहे थे। साथ ही दोस्तों फिर उसके बाद रशिया ने आप कह सकते हैं क्लेम करा था, कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला उन्हें इलेक्शन फ्रॉड को लेकर। प्रोटेस्टर यहाँ पे वियर कर रहे थे ऑरेंज तरीके की चीज़ें और चाहते थे कि आप कह सकते हैं ये जो आप कह सकते हैं काम हो ये ऐसा हो कि वो लोग यूक्रेनियन सुप्रीम कोर्ट में एक ऑर्डर दें जिससे कि उन्हें यहाँ पे रीवोट करने का मौका मिले और जो दिक्कत उन्हें आई है यहाँ पे वो दूर हो सके, ओके। तो ऑरेंज रेवोल्यूशन यूक्रेन में हुआ था जहाँ
पे इलेक्शन से रिलेटेड बातें थी, आपको पता लग गया। ट्रिपल रेवोल्यूशन क्या है दोस्तों, इसे कहा जाता है फर्स्ट किर्गिज रेवोल्यूशन, जो कि मूवमेंट था ऑस्टर इन किर्गिस्तान प्रेसिडेंट अक्सर के लिए, जो कि आप कह सकते हैं अगली 2005 में हुआ था। प्रोटेस्ट जो हुआ था दोस्तों वो ये हुआ था कि जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ है फरवरी के दौरान, उसमें यहाँ पे कोई ना कोई दिक्कत आई है। जो यहाँ पे फॉरेन ऑब्जर्वर थे इलेक्शन के, उन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं यहाँ पे फॉल्स चीज़ें हमें देखने को मिली है, और जो प्रोटेस्ट है दोस्तों वो इरप्ट हुआ है अगेंस्ट दी, आप कह सकते हैं जिन्होंने जीता है उसके लिए। ओके, 1990 के दौरान जो यहाँ पे प्रेसिडेंट थे उनको लेके ये बातें बताई गई है। तो उस टाइम पे क्या करा, जब इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगा तो वो लोग उनकी कंट्री में, आपके जो प्रेसिडेंट थे उनके, वो उड़े अपनी कंट्री से, गए यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ रशिया में, और रशिया में जाके उन्होंने रिज़ाइन दे दिया अपनी पोस्ट से। तो इस तरीके से हुआ था, मतलब कि ट्रिपल जो रेवोल्यूशन हुआ दोस्तों कजाकिस्तान के अंदर, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला हुआ था, और उस टाइम पे उनके प्रेसिडेंट को ही देश से भागना पड़ा था। जैस्मिन रेवोल्यूशन क्या है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहा, और यहाँ पे ये 2010 जनवरी और मतलब 2010 दिसंबर और जनवरी 2011 के दौरान हुआ था। कहाँ पे, टूनीशिया के अंदर, जो कि एक रिस्पॉन्स था अंडरलिंग करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम कंट्री के अंदर, इन सब चीज़ों पे हुआ था। देखिए दोस्तों, मैं बताऊँ आपको, यहाँ पे आप कह सकते हैं वेस्टर्न जो मीडिया हाउसेज हैं उन्होंने इसे जैस्मिन रेवोल्यूशन बताया था, क्योंकि जो रिस्पॉन्स रहा था दोस्तों इस तरीके से रहा कि जो टूनीशिया का नेशनल फ्लावर है वो जैस्मिन है, और वॉलेट क्रैकडाउन जो है दोस्तों वाइडली यहाँ पे स्प्रेड होता हुआ दिखता है, इसका क्रिटिसिज्म, और फाइनली दोस्तों अली को ऑस्टर करा गया। अब क्या था केस, पूरा केस बताता हूँ मैं आपको। बेसिकली क्या हुआ था, एक बार क्या हुआ कि इसमें एक व्यक्ति ने, आप कह सकते हैं, खुद को आग लगा ली थी। ओके, और इसी बात को लेते हुए यहाँ पे बहुत दिक्कत आई। ये जो केस है ये यहीं से आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा जो आप कह सकते हैं हीटअप होता है, जब यहाँ पे एक व्यक्ति ने विरोध में ही आते हुए खुद में आग लगा ली थी, और उसकी आप कह सकते हैं मौत हो गई थी। अब उन्होंने ये बोला कि जो ये एक्शन हुआ है दोस्तों, ये एक बना सिंबल ऑफ हार्डशिप टूनीशिया, जिन्होंने यहाँ पे एक पूरा रीन देखा था अपने, आप कह सकते हैं, लॉन्ग टाइम प्रेसिडेंट, अपने ही आप कह सकते हैं जो अली साहब हैं वो उनके प्रेसिडेंट रहे थे, उनके खिलाफ। और ये जो ट्रिगर्ड हुआ था दोस्तों, जो प्रोटेस्ट की ट्रिगर आई थी नॉर्थ अफ्रीका से और मिडिल ईस्ट के दौरान, जहाँ पे आप कह सकते हैं जो लोग वहाँ नहीं आ पा रहे थे उन्हें भी आप कह सकते हैं अरब स्प्रिंग पे देखा गया था। लोटस रेवोल्यूशन जो है दोस्तों वो क्या था, तो ये दोस्तों इजिप्ट एनुअल पुलिस डे के दौरान हुआ था 25 जनवरी 2011 के अंदर, और ये पूरी कंट्री में फैल गया था। जो प्रोटेस्ट था दोस्तों वो बढ़ गया जब पुलिस ने यहाँ पे ब्रूटली, आप कह सकते हैं, काम करा था अंडर दी होस्नी मुबारक गवर्नमेंट के दौरान। यहाँ पे दोस्तों काफ़ी सारे लोगों को मारा भी गया था, आप कह सकते हैं, प्रोटेस्ट में। और यहाँ पे एक महीने बाद फरवरी 2011 के अंदर जो मुबारक है, इन्होंने स्टेप डाउन करा था और हैंड करा अपना, आप कह सकते हैं, पावर आर्मी को, तब जाके कोई चीज़ें बातें कंट्रोल में आई थी, अदरवाइज़ उनके कंट्रोल में बातें नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें जो कि हमें पता लगती है, आई होप कि आपको चीज़ें अब समझ में आई होंगी कि आखिर अलग अलग रेवोल्यूशन जो है कलर के वो क्या कहते हैं, और क्या बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और शेयर कीजिए, जिससे कि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और आगे भी वीडियो ला सकें। तो क्या नया करना चाहिए हमें बताइए दोस्तों, जिससे कि हमें हेल्प हो। टिल देन, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।